रायपुर को आज हम देखते हैं, स्काईलाइन एक तरीके से बदल गया है और जो डेवलप रायपुर हम देखते हैं उसमें आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम जो प्रोजेक्ट करें वो लैंडमार्क हो रायपुर के, हम बनाते हैं, बेच देते हैं, बट वो प्रोजेक्ट में हमारा नाम रह जाता है। ये भी एक कोई किस्सा है, आई थिंक आपने कोई बिल्डिंग या किसी के आप ऑफिस गए थे, देन वहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली। शहर में उस समय कुछ भी नहीं था, ना रियल एस्टेट लोग समझते थे, ना बिल्डर्स का भी नाम था। 11 मकान से स्टार्ट किया था, 15,000 कस्टमर्स को हमने अभी तक डील किया इन पास। सर ये कहते भी कि घर का मतलब मकान नहीं होता। मुझे वो हेनरी फुड की लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आई डोंट मेक कार, आई मेक मैन। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये रियल स्टेट है। क्या विजन है रायपुर में, एक ऐसी क्या चीज़ आप और देना चाहते हैं, ना सिर्फ नेशन बल्कि इंटरनेशनली भी अपना मार्क क्रिएट कर सके। इमेजिन कि टॉलेस्ट टावर ऑफ छत्तीसगढ़ बन रहा है और आप इसके पार्ट थे। हम सभी की ज़िंदगी की कहानियों के अपने अपने मायने हैं। कितना अच्छा हो जब आप हर किसी की सोच, सपने, ज़रूरत और हालात के हिसाब से उसे सर्व कर पाएँ। यूज़र्ट के पॉडकास्ट के हमारे आज के जो मेहमान हैं वो अपने प्रोफेशन के ज़रिए ये सब कर पा रहे हैं। यूज़र्ट के पॉडकास्ट के स्पेशल एडिशन सीरीज़ अ रिलेशन फॉर लाइफ स्टोरीज़ में आज हम मुलाकात करने वाले हैं अविनाश ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद सिंघानिया से। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट आनंद जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द इनविटेशन एंड फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू हियर। सबसे पहले तो आनंद जी ये बताइए कि जो रायपुर को आज हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है, इसका जो स्काईलाइन एक तरीके से बदल गया है पूरा, और जो डेवलप रायपुर हम देखते हैं उसमें आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो कैसे देखते हैं आपको, या कैसा लगता है आपको कि आप भी एक इस डेवलप्ड रायपुर का एक पार्ट हैं? नहीं, रायपुर तो देखिए, दिस इज़ माई नॉट ओनली कर्म भूमि बट इट्स अ जन्मभूमि। तो मुझे बड़ा लगाव है रायपुर से एंड इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम कि कैसे इस शहर को हम एक रूप दे सकें जिसमें ये एक शहर, लोगों को एक मानसिकता है लोगों की, रायपुर एक छोटा सा शहर होगा छत्तीसगढ़ में, कहीं नक्सलाइट्स के बीच में, एक परसेप्शन है ये सब बाहर वालों का। तो मैं बचपन से ही, जब से यहाँ पढ़ा, यहाँ कॉलेज भी मैंने यहीं से किया, स्कूलिंग भी यहाँ 10th तक किया, फिर बाहर पढ़ाई किया। तो व्हेनेवर आई यूज्ड टू मूव आउट एंड आई यूज्ड टू फेस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि कहाँ है रायपुर एंड किस तरह का शहर है। तो मुझे एक ये शहर से लगाव था एंड आई वांटेड माय शहर टू बी नोन शहर, एक आइडेंटिटी इसकी हाँ, एक आइडेंटिटी शहर की हो और हम इसके निवासी हैं, इसलिए गर्व हो हमें। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस के साथ में वो थॉट प्रोसेस था पीछे में कि हम जो प्रोजेक्ट करें, जो काम करें, वो लैंडमार्क हो, रायपुर की पहचान बने। और न केवल रायपुर की पहचान बने, हमारे प्रोजेक्ट से रायपुर की भी पहचान बाहर बने, लाइक हमारे। तो वो एक जो थॉट था, आई थिंक कहीं ना कहीं वो वर्कआउट हुआ है एंड काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे, या दैट्स ऑफ कोर्स अ वंडरफुल फीलिंग। एंड हमारे बिजनेस में एक अच्छी बात ये है कि हम बनाते हैं, बेच देते हैं, लोग बस जाते हैं, बट वो प्रोजेक्ट में हमारा नाम रह जाता है फॉर एवर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट ऑफ अवर बिजनेस कि हम एक काम भी कर रहे हैं, साथ में शहर के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन टाइप, जैसा आपने कहा, एक कॉन्ट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं। सो लेकिन आप सिविल इंजीनियरिंग की, और जैसा आपका कहना था कि आप इस अपने बिजनेस के माध्यम से सोसाइटी को भी, एक तरीके से कहा जाए तो, ऑल्दो इट्स अ बिजनेस, बट ये है कि आप सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उनके ड्रीम्स को आप फुलफ़िल कर रहे हैं या पूरा कर रहे हैं। बट क्या शुरू से आपको ये थॉट था आपके दिमाग में कि आपको बिज़नेस करना है और रियल स्टेट का ही बिज़नेस करना है? बिकॉज आई थिंक जितनी जानकारी हमारी है, आप अपने ख़ानदान में पहले, आई थिंक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। यू आर वेरी राइट, आई वॉज लकी ऑन दिस पार्ट कि मुझे लाइफ में अर्ली समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। तो जब कॉलेज में मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, उसी समय आई रियलाइज कि आई हैव इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, लाइक आई लव दिस बिल्डिंग्स एंड क्रिएशन ऑफ दिस बिल्डिंग्स। तो और बिजनेस डीएनए में ही था, फैमिली हमारी शुरू से बिजनेस थी। तो बचपन से ही मैं बिजनेस, पापा, चाचा एंड जॉइंट फैमिली में ऑलवेज दैट बिजनेस टॉक्स आई यूज्ड टू सी, तो दैट वाज इन माय डीएनए। तो एंड engineering gave me that confidence, being first generation entrepreneurship goes, the entire credit goes to the family for that. फैमिली, वेरी ट्रू। तो आपने जैसे बताया आपकी फैमिली बिजनेस में थी, तो किस तरह के बिजनेस में थी? आई थिंक रियल स्टेट में तो आपने इंट्रोड्यूस किया अपने ग्रुप को, बट इनिशियली या So पहले? our family business was dealership of Maruti. मेरे फादर ने जो स्टार्ट किया था 1986 में किया था वो, तो डीलरशिप ऑफ मारुति था। एंड इस कारण हम शुरू में जो प्रोजेक्ट्स लाए उसके नाम मारुति के नाम से था, तो वो एक आइडेंटिटी थी। देन फिर वी स्टार्टेड प्रीफिक्स ऑफ अविनाश ग्रुप एंड तो मैं इंजीनियरिंग करने के बाद में 95 में
कुछ साल, 1 साल में मारुति में डीलरशिप में बैठता था, बट कॉलेज डेज में ही मेरे को क्लैरिटी आ गई थी कि आई विल डू समथिंग इन रियल एस्टेट। ये भी एक कोई किस्सा है, आई थिंक आपने कोई बिल्डिंग या किसी के आप ऑफिस गए थे, देन वहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली थी। या वेरी राइट। सो व्हाट हैपेंड इज कि मैं दिल्ली में पापा के साथ में एक बार अंसल्स बिल्डर्स हैं वहाँ दिल्ली में, उस समय बहुत फेमस थे, अंसल प्लाजा वगैरह भी हाँ हुआ करते यस, थे। मुझे एक इंस्पायर किया, एक मोटिवेशन दिया कि वेयर दिस थिंग कैन गो टू, माय इंजीनियरिंग एंड बिजनेस ऑफ दिस रियल एस्टेट, अगर दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो हम अपने शहर में भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी, शहर में उस समय कुछ भी नहीं था इस तरह का, ना ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट था, ना लोग थे, ना रियल एस्टेट लोग समझते थे, ना बिल्डर्स का भी नाम था, लोग कॉन्ट्रैक्टर टाइप ही देखते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिखी। सो फ्रॉम दैट वाज द आई थिंक किंडलिंग थिंग जो मुझे लाइफ में जिसने स्पार्क दिया कि आई शुड बी इन रियल एस्टेट। और इंजीनियरिंग करने के बाद में मारुति मैंने ज्वाइन किया जरूर, बट मेरा हार्ट यही था कि मुझे वहाँ जाना है। सो फॉर आफ्टर ईयर और सो आई घर से सबसे सलाह करके पापा की एक 2 एकड़ की लैंड थी, उसमें मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस विद 3 पीपल। आज जो आप बने हैं वो सब लोग देख रहे हैं, आज हमारे साथ आप पॉडकास्ट में इस जर्नी को डिस्कस भी कर रहे हैं, बट जो इनिशियल ईयर्स थे आपके, वो आई एम श्योर कि वो इतने आसान नहीं रहे होंगे, इतने ग्लोरियस नहीं रहे होंगे, तो कैसे रहे और अगर जो सेटबैक्स आए उनको आपने कैसे ओवरकम किया? Oh yes, that was really very tough time, I would say. टफ के साथ में इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि एक्सप्लोरेशन इसमें इन्वॉल्व था। यू हैव टू एक्सप्लोर एंड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब प्लेन स्लेट जैसी होती है। एंड ये क्लियर था कि फैमिली से किसी को रियल एस्टेट का आइडिया नहीं था, तो वो सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम रियल एस्टेट करो, इट वाज माय डिसीजन। तो ओनरशिप पूरी मेरी खुद की थी। तो ये मैं प्रिपेयर्ड था कि आई हैव टू लर्न फ्रॉम समवेयर, आई हैव टू एवरी डे आई हैव टू लर्न, एंड एट द सेम टाइम मुझे एक ये वो भी था इनसिक्योरिटी कि अगर मैं जरा भी ढीला छोड़ा तो आई विल बी आउट। मुझे बोला जाएगा यार इतना बढ़िया काम है मारुति का, आप इसको करो, कहाँ तुम इधर उधर दिमाग लगा रहे हो ठेकेदारी वगैरह के काम में। ये जानता था अगर मैंने शिद्दत से और अच्छे से नहीं किया तो तकलीफ होगी। बट ये बिजनेस एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट है, ये मुझे घुसते घुसते मालूम पड़ा। बट यहाँ पे तो हम एवरीथिंग हमको करना है, डिजाइन कैसा बनेगा, किस रेंज में बनना चाहिए, मार्केटिंग की पिच कैसी होनी चाहिए, हु इज अवर कस्टमर यू शुड नो, देन लीगैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एंड देन कैश फ्लो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने बिल्डिंग बना ली, खरीदार नहीं है, खरीदार है आपने टाइम से बना के नहीं दिया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पे आप डिपेंडेंट हैं। सो इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, वो करते करते समझ में आया। और सिंस आई वाज रियली पैशनेट टू क्रिएट समथिंग, मुझे ये परेशानियाँ उतनी परेशानी नहीं लगी जरूर, बट ये जरूर था कि इस जर्नी में जो थोड़ा मैं आई वुड से कि लो पार्ट था वो ये था कि मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को यंगर ईयर्स में उतना टाइम नहीं दिया, तो वो मैं मिस करता था। बाद में मुझे रियलाइज किया कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ एक तो मिस कर दी लाइफ में। सो नाउ बट अगेन जब आपके ड्रीम्स बड़े हो तो आपके सेक्रीफाइसेस भी बड़े होते हैं। आई थिंक ये ऐसा कहा जाता है, इट्स अ सेइंग। पैशन आपका है, आप उस बिजनेस फैमिली से या बिजनेस की इंटीग्रेसी आपने देखी है बचपन से, आपने उसको सीखने के बजाय उसको देख देख करके भी काफ़ी चीज़ें ग्रास्प की हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए होता है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। बट स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट, आई मीन इट्स रियली डिफिकल्ट कि बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होता है। सो किस तरह की तैयारी के साथ आना चाहिए या आप लोग किस तरह की तैयारी करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छी होना और क्लियर होना, क्लैरिटी के साथ होना और विद गुड इंटेंशन होना इम्पॉर्टेंट है। और हार्ड वर्क, मतलब विज़न तो इम्पॉर्टेंट है, बट विज़न तब काम आता है जब आप हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो आई वुड से कि इवन इफ इट इज़ फॉर अ न्यू पर्सन जिसके पास कैपिटल कम है, रियल एस्टेट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस, एंड विथ वेरी लो कैपिटल इट कैन बी डन, है ना। एंड इवेंचुअली इस लो कैपिटल को आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, इन अवर सिटी ऑल्सो, जो दे ऑल स्टार्टेड विथ वेरी लो कैपिटल और जीरो कैपिटल। कैपिटल वो खुद थे, दे स्टार्टेड विद देयर ब्रोकर जर्नी, चैनल पार्टनरशिप करते हुए, जस्ट एक स्मॉल टाइम ब्रोकर रहते हुए रियल एस्टेट की इंटीग्रिटीज को समझा, सेलिंग को समझा, तो एक फ्रंट एंड को समझ गए। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात थी, तो धीरे धीरे उसमें कुछ पैसे बना लिए, एक मार्केट रेपुटेशन बना लिए, एंड देन दे टर्न आउट टू। तो इट इज़ नॉट अ वेरी ऐसा बिजनेस कि बिना कैपिटल के नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने कहा कि इंटेंशन, क्लैरिटी, लर्न सीखने की इच्छा, तो वो सब हो तो डेफिनेटली किया जा सकता है। हमने भी
2 एकड़ से ही स्टार्ट किया। उस समय डेफिनेटली वी वर फ्रॉम बिजनेस फैमिली, बट इतना कैपिटल नहीं थी हमारे पास कि एक बड़े स्केल पे डे 1 से हमने स्टार्ट किया काम। छोटे 11 मकान से स्टार्ट किया था काम, कि सिर्फ 11 मकान ही थे वो। तो फिर वो धीरे धीरे उसी उसी से ही हम ऐसा भी नहीं हुआ कि फैमिली ने बाद में बहुत पैसा उसमें पुश इन किया। वो उसी बिजनेस से हमने धीरे धीरे डेवलप करके, क्योंकि फैमिली के खुद दूसरे बिजनेस थे, उसमें फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक फॉर एनीवन, खासकर नए जो लोग हैं उनको तो मैं यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल ये मत देखिए कि इतना बड़ा एम्पायर के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। एक शिद्दत, थोड़ी सा इंटरेस्ट, लर्निंग की डिज़ायर, ये 3-4 चीज़ रहे तो डेफिनेटली यू कैन बी अ ग्रेट रियल एस्टेट डेवलपर। मतलब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये रियल स्टेट है, मतलब ये वर्चुअल नहीं है कोई चीज़ इसमें। यूजुअली जैसे अगर हम आम एक परसेप्शन की बात करें तो ये कहा जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर किसी को लेना है तो लैंड प्रेफर किया जाता है किसी भी रेडीमेड हाउस के ऊपर। ये कितना सच है? नहीं, ये दिस इज वेरी ट्रू, बिकॉज आई वुड से कि देखिए, एक बार कोई ओपन लैंड में आपने कोई चीज़ बना ली तो उसके यूसेज रिस्ट्रिक्टेड हो गए, है ना। लैंड है तो देयर इज अ पोटेंशियल कि लैंड में कल को कुछ भी बन सकता है। क्योंकि हर आदमी का एक पर्सपेक्टिव होता है अपने ड्रीम होम के लिए या ड्रीम ऑफिस के लिए या कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। तो आपने कंस्ट्रक्शन जैसे ही किया तो वो चीज़ लैंड नहीं रही, वो एक प्रॉपर्टी बन गई। तो इस कारण अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई ऑल्सो ऑलवेज से कि इफ इट्स अ प्योर इन्वेस्टमेंट देन गो फॉर लैंड। अगर हम बात करें, अब हम स्विच करते हैं अगर इमोशंस पर आए, बिकॉज आपका जो जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, आप क्योंकि घर बनाते हैं, क्योंकि आप अक्सर ये कहते भी कि घर का मतलब मकान नहीं होता, घर मतलब एक बहुत अलग सी चीज़ होती है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना हाउस और होम, तो वो बोलने से ही डिफरेंस आ जाता है क्योंकि भावनाएं भी उस घर में रहती हैं। तो क्या इस बिज़नेस में सिर्फ घर तक ही भावनाएं, घर बना के क्लाइंट को देना वही है, या जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं तो अपनी टीम, अपने लोगों के साथ भी आप वो इमोशनल बॉन्डिंग रखते हैं? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन बोला, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टीम। मतलब मुझे वो हेनरी फोर्ड की लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हेनरी फोर्ड जिन्होंने फोर्ड कार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, कि आई डोंट मेक कार, आई मेक मैन। क्योंकि क्या देखिए, आप अपनी जो टीम बनाएंगे वो टीम ही आपका विजन, आपके सपने या लोगों के सपनों को पूरा करने में मदद करती है। तो वो हमारी एक बड़ी खास, हमारी कंपनी का एक खास बात है कि वी बिलीव इन टीम वर्क एंड आई पर्सनली बिलीव इन एम्पावरिंग अ लॉट। लाइक जितने हमारे लोग हैं वो बड़े एम्पावर्ड रहेंगे और वो ऐसे बात करेंगे जैसे कि दे आर रिप्रेजेंटिंग मी, बिकॉज फॉर अस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। 15,000 कस्टमर्स को हमने अभी तक डील किया इन पास्ट 28 years. So you would understand कि it is not possible to meet all the 15,000 customers, या to attend their queries every time. So you definitely need to have a very strong team and who is equally passionate. जैसे आप passionate है लेकिन आपकी टीम में वो चीज़ अगर ट्रांसलेट नहीं हो रही है तो there is no point. और जैसा कि हमारा टैगलाइन है a relation for life. So this tagline is also has come from this only. हमारे most of the decision इस बेस पे रहते हैं कि रिलेशनशिप किस लेवल का है। रियली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इन दिस वर्ल्ड कि आप अगर इमोशंस और बिजनेस क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। जो आप बातें बोल रहे हैं ये 100% परफेक्ट है, बट आपको लगता है कि अगर आपकी टीम में हर व्यक्ति, ये ऐसा हो सकता है कि हर व्यक्ति उसी पैशन और उसी डिसिप्लिन के साथ काम कर पाए? मुझे तो लगता है ऐसे ही होता है, क्योंकि आई एम वेरी एक्सेसिबल पर्सन। अगर कहीं ऐसी हमारी थॉट प्रोसेस में कोई चेंज दिखता है, या आप देखेंगे भी कि व्हेन यू से सेम काइंड ऑफ फिलॉसफी एवरी टाइम, इट आपके इंस्टिल हो जाती है। कोई बिल्डिंग बन रही है, से मानिए कि कोई एक मिडिल क्लास फैमिली है जो अपना घर, छोटा घर बुक करना चाहते हैं, और जब बन रहा है उस वक्त आप बुक करते हैं तो शायद आई थिंक उसका प्राइस कम होता है, और जब पूरा बन जाता है तब प्राइस उसका थोड़ा बढ़ जाता है। क्या ऐसा होता है? और अगर होता है तो कैसे, अगर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपना घर बुक करना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, तो वो कैसे अप्रोच करें और कैसे इसका बेनिफिट लें? ये बहुत आपने रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि रियल एस्टेट में अगर हम राइट टाइम पे बुक करते हैं तो सेम प्रोडक्ट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ आपको काफ़ी सस्ता 30-40% तक कम प्राइस में मिल जाता है। बट लोगों को क्या लगता है कि अभी तो टाइम है, ले लेंगे बाद में, अभी तो बनने में टाइम लगेगा, 3 साल है, 4 साल है। यही रियल एस्टेट की एक ही फिलॉसफी है
कि ये अपोजिट चलता है दूसरे मार्केट से। जैसे आप देखेंगे कपड़े में, गारमेंट में या डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स में सब एंड ऑफ द सीजन सेल होता है। जब सीजन खत्म होता है तब वो 50% में 40% में मिल जाता है। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ शुरू में प्रोडक्ट्स चीपर रहता है व्हेन वी लॉन्च इट, एंड क्योंकि वो स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि हम उसको धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तब हमको एवरेज प्राइस, जो डिजायर्ड एवरेज प्राइस है, वो मिलता है। इट मीन्स ये कहा जाए कि रियल स्टेट मोर और लेस आपकी जितनी बातें हम सुन रहे हैं वो एक तरीके से साइकोलॉजी रीडिंग है, ये कहा जाए तो कि आपको लोगों की साइकोलॉजी रीड करना है, उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को आप बनाएंगे। तो मतलब ये You should know the pulse of the market, you should know the pulse of the people. इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, आई एम श्योर कि अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूंगी भी तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा इसका आंसर करना, बट स्टिल आई वुड आस्क कि आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है और क्यों, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको प्रोजेक्ट कौन सा लगा और वो भी क्यों? सिर्फ घर क्यों, एक कम्युनिटी क्यों नहीं बनाए हम? एक ऐसी कम्युनिटी के आदमी ले तो सिर्फ 2400 फुट का एक प्लॉट ले रहा है जिसमें अपना घर बनाएगा, बट उसको 70 एकड़ का वो इन्वायरमेंट मिलेगा जो जिसको वो बोल सकता है कि ये मेरी कॉलोनी है, ये मेरा क्लब है, ये मेरा गार्डन है, ये मेरा मंदिर है, ये यहाँ मैं दशहरा सेलिब्रेट करता हूँ, यहाँ मैं पतंग उड़ाता हूँ। उसकी मेमोरीज कैसे क्रिएट हो सकती है? तो छोटी सी सोच थी, वही चीज़ बन रही थी, तो हमने वही फैक्टर को लिखा। उस समय जब हमने इस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले चितवन, तो मुझे अगेन वो अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बोला यार हम खुद चाहते हैं कि अब यार ये बहुत डिजिटल एज वगैरह सब हो गई, एक मोहल्ले वाली फीलिंग कैसे आए, एक बचपन एंजॉय करने वाली फीलिंग कैसे आए। तो हमने डिज़ाइन ब्रीफ में आर्किटेक्ट को यही दिया कि बॉस ऐसा हमको क्रिएट करें कि इट्स अ कम्युनिटी। और यहाँ हमने, आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट में हमने कबड्डी ग्राउंड बनाया है। अब कबड्डी की बात कौन करता है आजकल बच्चे, बट दैट ग्राउंड इज गोइंग टू बी अ वेरी हिट ग्राउंड बिकॉज इट्स नॉट ओनली कबड्डी ग्राउंड, इट विल बिकम अ पिट्टूल ग्राउंड, इट विल बिकम अ कबड्डी, इट विल बिकम अ गली क्रिकेट थिंग, एनीथिंग, कुछ भी आप उसको यूज कर सकते हैं, बट आप कुछ क्रिएट तो करें। हम एज ए डेवलपर ऐसी लाइफस्टाइल लाने की तो कोशिश करें। तो वो एक सपना था कि प्रोजेक्ट सिर्फ एक घर ना हो, एक हम लाइफस्टाइल लेके आए। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव चितवन वाज माय फेवरेट, एंड देन चैलेंजिंग, मैंने बताया मैग्नेटो चैलेंजिंग था, बट एवरी प्रोजेक्ट में फिर एक और प्रोजेक्ट है हमारा आशियाना और प्राइड। वो उस समय अफोर्डेबल हाउसिंग मोदी जी ने 2016 में शायद बोलना चालू किया, हमने 14 में उसका सपना देख लिया। मुझे ऐसा लगा कि यार ये प्राइड के साथ, सम्मान के साथ हम कैसे, एक आम आदमी भी रह सकता है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है भाई? हम सोचते हैं कि आम आदमी को बस पानी, बिजली और सड़क मिल जाए तो बहुत है। तो हमने बोला यार ऐसा नहीं है, अगर हम ऐसा कुछ मॉडल डिज़ाइन करें कि उनके लिए भी प्लेग्राउंड हो, गार्डन हो, क्लब हो, खेलने, बुजुर्गों के लिए मंदिर हो, बैठने की जगह हो, तो एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश की। डिज़ाइन ऐसा डेवलप किया कि घर कॉम्पैक्ट हो बट बाकी एमिनिटीज़ भी हो। तो आई फेल्ट वेरी गुड कि हम एक उस सेगमेंट को 7 लाख में या 10 लाख में मकान दे पा रहे हैं विथ ऑल दिस थिंग्स। तो सोच, मुझे लगता है कि सोच इज़ वेरी पावरफुल थिंग। अगर और हमारे पास भी, डेवलपर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम तय कर सकते हैं कि हम कैसे लोगों की लाइफ बेहतर बना पाएँ। बिल्कुल ठीक बात है। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है किसी को, कोई ऐसा, या रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसी कौन सी 3 आप टिप्स देना चाहेंगे जो लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? नंबर 1, एज आई सेड कि लॉन्च के समय, अगर बिल्डर से आप लेने तो लॉन्च के समय लें। नंबर 2, आप ये देखें कि क्या गवर्नमेंट का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है या किस तरफ गवर्नमेंट का फोकस है, किस जोन में गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर, काम कर रही है। तो वो आने वाले समय में वो लैंड प्राइस उसका बढ़ेगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में ग्रोथ आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जिससे भी लें वो, क्योंकि आपका ड्रीम होम है, वो ट्रैक रिकॉर्ड उस डेवलपर का अच्छा होना चाहिए। उसने कम से कम 1000-2000 मकान बना के बेचे हुए हों जिसमें लोग रह रहे हैं और उनकी फीडबैक अच्छी है। तो क्योंकि ये इट्स पूरा, मैं बहुत सुनता हूँ, कई मुझे पास लोग आते हैं कि ऐसे हम फंस गए हैं, क्या करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट कि हम राइट ट्रैक डेवलपर से मिलें। ऑथेंटिसिटी और लीगल एस्पेक्ट्स पूरे देख करके, क्योंकि आप अपने पूरे जीवन की कमाई को खर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपके आने वाला विजन क्या है? क्योंकि आपने बहुत काम किया, आपकी बहुत क्लैरिटी है अपने काम को लेकर के, सोसाइटी को सर्व करने की। आगे क्या विजन है रायपुर में? एक ऐसी क्या चीज़ आप और देना चाहते हैं कि रायपुर ना सिर्फ नेशन बल्कि इंटरनेशनली भी अपना मार्क क्रिएट कर सके? नहीं, सोच तो बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर में एक
बहुत ही अच्छा कन्वेंशन सेंटर की रिक्वायरमेंट है। हम देखते हैं जो द वे अपने रायपुर में कन्वेंशंस हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, बिजनेसेस हो रहे हैं, या बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहे हैं अभी। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बिजनेस ऐसा लेके आ रहा हूँ, बट आई वांट कि जो ज़रूरत है यहाँ हाँ, यहाँ की एक ज़रूरत है कि हम एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर विथ ऑल फैसिलिटीज़। आज बड़ा हम देखते हैं कि शादी हो रही है, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, इतने बड़े बड़े गार्डन्स हैं, बट देयर इज़ नो प्रॉपर पार्किंग। रोड में लोग पार्क कर दे रहे हैं या फिर वो नहीं है। तो ये एक ज़रूरत है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे बने। रायपुर इज़ रेडी फॉर दैट एंड विथ ऑल गुड थिंग्स। सेकेंड, मुझे लगता है कि नया रायपुर इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मतलब आज 20,000 एकड़ का एक इतना बड़ा शहर बन रहा है। अभी तक हम उस शहर के लिए कोई ऐसी बात नहीं कर पाए कि वो लिवेबल हो, और इससे अच्छा शहर मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे इंडिया में नहीं होगा। बट इसमें या वेरी वेल प्लान्ड, बट इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दो चीज़ मिसिंग है। कि एक तो इसे एज ए प्रोजेक्ट देखा गया, इसे एज ए शहर नहीं देखा गया। हम एज ए प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे हम ये ले आए वो ले आए, लोग जैसे तैसे यहाँ आके बस जाएं। हम ये सोचें कि एक शहर है जो बहुत खूबसूरत रहने वाला है आने वाले सालों में, तो हम उसको कैसे सोचेंगे, हम उसको लिवेबल। आज हम एक कॉलोनी बनाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इवेंट करना चाहते हैं। अगर मकर संक्रांति है तो हम पतंग की प्रोग्राम करते हैं, नवरात्रि है तो हम नवरात्रि डांडिया ऑर्गेनाइज करते हैं, बट क्या हम नया रायपुर के लिए कर रहे हैं वैसा? एक कम्युनिटी लिविंग का एनकरेजमेंट हम नहीं दे रहे वहाँ पर देना जरूरी तो एक उस शहर में मुझे बहुत पॉसिबिलिटी दिखती है, वहाँ काफ़ी अच्छा काम किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से मैं सरकार को बोलूँ कि इसमें एक एक्सपर्ट लोग, लोकल जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट लोग हैं, बाहर के भी लोग जो एक्सपर्ट हैं, उनको इन्वॉल्व करके एक शहर के बारे में, क्योंकि ये 20,000 एकड़ की अपॉर्चुनिटी अभी है। अगर हम उसको ऐसे ही बिना थॉटफुली बिना थॉटफुल डिसीजन लिए हम अगर उसको वो कुछ करेंगे तो वो चीज़ रह जाएगी, वो जमीन फिर वो बट जाएगी, तो फिर वो चीज़ बन नहीं सकती। तो हम नया रायपुर में 2012 से स्टेक होल्डर हैं, काफ़ी काम वहाँ पे हमने किया है। सो आई एम कनेक्टेड टू नया रायपुर ऑल्सो। आई वॉन्ट दैट सिटी टू बी अ ग्रेट सिटी। और हम जैसे रायपुर एक पुराना शहर हो गया, इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। उस शहर में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसमें राइट इनपुट्स मिलने चाहिए और उसको एज ए शहर देखना चाहिए, ना कि प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच आनंद जी, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। और आप आए, एंड आई एम श्योर कि आज की जो पॉडकास्ट की जो हमारी कॉन्वर्सेशन रही है, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ और जो उनके क्वेश्चंस रहे होंगे, जो उनकी क्वेरीज रही होंगी रियल स्टेट को लेकर के, आई थिंक वो उनको सुनने को मिली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज के इस पॉडकास्ट में आनंद सिंघानिया से पूरे इस कॉन्वर्सेशन में एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि लाइफ में डूज़ और डोंट्स की लिस्ट तो सभी के पास होती है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ इस लिस्ट के हिसाब से नहीं चलती। हमें हमारे काम के लिए पैशनेट तो होना ज़रूरी होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें हार्ड वर्किंग, परसिस्टेंट और रेजिलियंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर हम सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में तो। और यही कोशिश हमारी यूज़ेड के पॉडकास्ट के हर एपिसोड में रहती है कि आप तक हम इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग कंटेंट आप तक पहुंचाएं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, इंस्पायरिंग कंटेंट और लाइफ जर्नी से। टिल देन टेक केयर एंड बाय।